मुरझाए फूलों का शहर नाटकों की विशेष मासिक श्रृंखला में आज प्रस्तुत है श्री नारायण ग्वालानी का लिखा हुआ नाटक। इस आलेख को अखिल भारतीय रेडियो नाट्य लेखन प्रतियोगिता 1987 में संयुक्त रूप से तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो सुनिए नाटक मुरझाए फूलों का शहर। रशीद भाई। अरे डॉक्टर साहब, आप इस गरीब के घर। रशीद भाई, मैंने यहाँ आपके घर आकर आपको किसी किस्म की तकलीफ में तो नहीं डाल दिया? बाखुदा आप भी कैसी बातें कर रहे हैं। मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ जो आप इस गरीब के घर आए। नहीं रशीद भाई, अमीर गरीब की बात नहीं। दरअसल बात यह है कि आपके यहाँ रिवाज के मुताबिक वो पर्दा डॉक्टर साहब, काहे का रिवाज और काहे का पर्दा। खुदा को न जाने किसने नाराज किया कि उसने मेरे घर के पर्दे ही हटा दिए। एक ही रात में न जाने क्या से क्या हो गया। डॉक्टर साहब, आप इस घर में मेरे सिवाय कोई नहीं बचा। पर पर्दा किसके लिए? मुझसे तो खुशियां ही पर्दा कर गई। अब तो सिर्फ मातम ही रह गया है मेरे पास। रशीद भाई, मैंने जरूर खुदा को नाराज किया जिसकी उसने मुझे सजा दी। मेरा आबाद घर वीरान हो गया डॉक्टर साहब। इस जहान में मैं अकेला रह गया, बिल्कुल अकेला। बस बस रशीद भाई, बस। क्यों बार बार उस मनहूस घड़ी को याद करना चाहते हो? वो बीता हुआ कल था जो फिर कभी नहीं आएगा। डॉक्टर साहब, वो बीता हुआ कल मेरी खुशियों का सौदागर था। न जाने कब से ताक लगाए बैठा था। मातम देकर खुशियां खरीदना चाहता था। मैं अपनी खुशियां बेचना नहीं चाहता था, पर खरीदार जबरदस्ती मेरी खुशियां छीन कर ले गए। रशीद भाई, रशीद भाई। डॉक्टर साहब, मेरी अम्मी कई सालों से मेरे छोटे भाई से नाराज थी। अपने बेटे का जिक्र तक भी इस घर में पसंद नहीं करती थी। अचानक उस दिन सुबह उठकर अपने बेटे फजलू को याद करने लगी। उसे मिलने के लिए बेसब्री से तड़पने लगी। मैं तो नौकरी की वजह से उसे फजलू के यहाँ लेकर नहीं जा सका। इसीलिए मेरी बीवी और बेटी अम्मी के साथ फजलू के घर गए। डॉक्टर साहब, मेरा भाई इसी शहर में रहता था, 5 मील दूर, जो कोई फासला नहीं। पर उस रात मौत के जाल में वो फंस गया, और उसके साथ थे अम्मी, मेरी बीवी और बेटी। ओह माय गॉड। जानते हैं डॉक्टर साहब, मेरा फजलू उसी कारखाने में काम करता था। जैसे उसने सुना कि गैस निकल रही है, वो खाने की थाली से उठकर पागलों की तरह कारखाने की तरफ भागने लगा। पर उस जहरीली गैस से वो कहां तक मुकाबला कर सकता था। वो उसे निगल गई, मेरे सारे खानदान को निगल गई। काश मुझे भी निकल जाती तो आज मैं भी अपनों के साथ होता। इतने बड़े जहान में अकेला नहीं रह जाता डॉक्टर साहब। रशीद भाई, हिम्मत रखो रशीद भाई। डॉक्टर साहब, तुम अपने पराए नाते रिश्ते तो मानते ही हो। हाँ डॉक्टर साहब। तुम्हारे और मेरे बदन में जो खून है उसका रंग तो एक ही है ना?
जी हाँ। सिर्फ हमारा मजहब अलग है। तो उससे क्या होता है? क्या तुम मुझे अपना बड़ा भाई नहीं समझ सकते? डॉक्टर साहब। देखो रशीद, खुदा को तुम्हारे छोटे भाई की जरूरत थी तो तुमसे छीन लिया, पर उसके बदले तुम्हें बड़ा भाई दे दिया। डॉक्टर साहब, डॉक्टर नहीं, डॉक्टर साहब नहीं, भाई साहब कहो रशीद, भाई साहब। भाई साहब, भाई साहब। हाँ रशीद, भाई साहब। रशीद। भाई रशीद, रूही के साथ गुड्डी नाम की जो बच्ची थी जी। वो अब बिल्कुल ठीक है, पर गुड्डी ये भी बता रही थी कि रूही उसकी मां नहीं है। रूही कौन भाई साहब? अरे भाई, वही औरत जिसे तुमने उस रात गुड्डी के साथ बचाया, यहाँ अस्पताल में लाकर भर्ती करवाया और रोज देखने भी आते हो। अच्छा, तो उसका नाम रूही है? पता नहीं रशीद, ये नाम तो यूं ही मेरे दिमाग में आ गया और रजिस्टर में लिख दिया। हमें यहाँ अस्पताल में कोई नाम तो लिखना ही पड़ेगा। क्या करें, वो तो कुछ बताती ही नहीं। अब भाई साहब, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं उस मासूम गुड्डी को अपने पास अपने ही घर में रख लूं? हाँ, क्यों नहीं हो सकता? ये तो बहुत ही नेक ख्याल है, वरना बेचारी को किसी यतीम खाने में जाना पड़ता। वैसे भी तुमसे काफी घुल मिल गई है, तभी तो प्यार से मामू कहकर पुकारती है तुम्हें। जी। पर एक बात है रशीद। जी, वो क्या? सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह एक दूसरे से बिछड़े आपस में मिल जाए। तुमने देखा होगा, अखबारों, रेडियो और टेलीविजन पर इश्तहार भी दे रहे हैं। ये तो सरकार का फर्ज है, एक अच्छा काम कर रहे हैं। बिछुड़ने का दर्द क्या होता है मैं अच्छी तरह जानता हूँ, और इस दर्द का कोई इलाज नहीं। हाँ रशीद, मैं जानता हूँ, इसलिए मुझे खुशी होगी अगर गुड्डी को तुम अपने पास रखोगे। पर जब भी उसके अपने मिल जाएंगे, तुम्हें गुड्डी को वापस उन्हें सौंप देना होगा। जरूर जरूर। बेचारी गुड्डी को उसके बिछड़े हुए वापस मिल जाए तो मुझे ऐसा लगेगा जैसे मुझे अपने वापस मिल गए हों। पर ये पर क्या रशीद? आप तो जानते हैं कि आज इस धरती पर सब कुछ हो सकता है। उस रात तो लाशों के सौदागर भी पैदा हो गए थे। खुलकर क्यों नहीं कहते? मेरा मतलब यह है कि ऐसे भी दरिंदे हैं जो जिस्म के सौदे को अपना मजहब समझते हैं, उनके लिए सब जायज है। वो इस तरह से बिछड़े हुए बच्चों के रिश्तेदार भी बन जाते हैं। ऐसा हो नहीं सकता, बल्कि हो रहा है। मैं तुमसे वादा करता हूं कि गुड्डी को अगर तुमसे बिछड़ना ही है तो वो अपनों के पास ही जाएगी, दरिंदों के हाथों में नहीं। बस 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 भाई साहब, मुझे पूरी तसल्ली हो गई। चलें, रूही बहन को भी देख लें। वैसे कुछ फर्क पड़ा क्या? नहीं, कुछ भी कहना मुश्किल है। कोई करिश्मा ही उन्हें ठीक कर सकता है। आओ चलिए। देखिए, इधर आपसे मिलने रशीद भाई आए हैं। आप इन्हें पहचान रही हैं ना? रशीद भाई, इन्होंने आपको बचाया था। रूही आपा, कैसे हैं आप? मेरे मुन्नी भूखी है। दूध मुन्नी ओह, फिर बेहोश हो गई। सिस्टर, सिस्टर, यस डॉक्टर। इन्हें इंजेक्शन दे दो। हाँ रशीद, बार बार यही हो रहा है। पर आज इनके मुंह से आप, मुन्नी भूखी है, दूध, ये बात पहली बार निकली है। भाई साहब, मैं आपको बताना भूल गया था। इन्होंने मुझसे कहा था कि मेरी बच्ची भूखी है, सुबह से भूखी है।
इन्होंने दूध के लिए कहा था। रशीद जी। आओ मेरे कमरे में, मुझे पूरी बात फिर से बताओ। जी। आओ। हाँ, आओ बैठो आराम से। अब बताओ क्या हुआ था उस रात। जी, उस कहर की रात जब लोग पागलों की तरह आंखें बंद किए मुंह उठाए भागते चले जा रहे थे और मौत का सौदागर चुन चुन कर अपनी झोली भरता जा रहा था। रूही आपा करीब करीब बेहोशी की हालत में कंधे पर बच्ची को कंबल से ढांके मेरे दरवाजे पर गिर पड़ी। गुड्डी ने इनका हाथ थाम रखा था, वो भी बहुत बुरी हालत में थी। चाचा, आप नहीं जानते, मुझे पता है इसका एक ही इलाज है। आप पानी से इन लोगों का मुंह अच्छी तरह से धुलवाइए और अरे कोई औरत बच्ची के साथ दरवाजे पर। चाचा, मैं उन्हें देखता हूँ, आप इन्हें संभालिए। बेटा, अपनी अम्मी बीवी और बच्चों की भी तो खबर जाकर लो। चाचा जहान अल्लाह मालिक है, मैं उन्हें देखने वहां गया तो इनकी खबर कौन लेगा। और फिर सब लोग वहीं से भाग भाग कर तो इस तरफ आ रहे हैं। आप इन्हें देखिए। ठीक है। अंदर आइए, बच्ची का हाथ तो छोड़िए, मैं संभालता हूँ उसे। आप गोद वाली बच्ची को देखिए। चाचा, चाचा इस बच्ची को देखना। आप अंदर आइए, इधर आइए, आइए। मुन्नी भूखी है, इसे दूध मिलेगा? क्यों नहीं बहन, लाओ लाओ बच्ची मुझे दे दो। मुन्नी कहाँ है? मुन्नी, मुन्नी! और भाई साहब, जब बच्ची को देने के लिए उन्होंने कंबल हटाया तो उनके कांधे पर मुन्नी नहीं थी, उनकी गोद सूनी हो चुकी थी। मुन्नी भीड़ के सैलाब में कहीं खो गई थी, शायद पैरों तले कुचल दी गई थी। अपनी सूनी गोद देखकर मुन्नी कह के चीख पड़ी और बेहोश हो गई। इसके बाद तो आपको सब कुछ पता ही है। हाँ रशीद। भाई साहब, उस रात के बारे में सोचकर ही कांप उठता हूं। समझ में नहीं आता क्यों खुदा ने अपने ही बनाए हुए बंदों को इतनी बड़ी सजा दी। रशीद, अब तो उसी खुदा से इल्तिजा करो कि इनकी यादाश्त वापस आ जाए ताकि अपने बिछड़ों से मिल सके। जरूर जरूर भाई साहब, पर याददाश्त वापस आने पर अपनी बच्ची के बगैर तो ये मर जाएंगी। अब कौन सी जिंदा है, जीते जी भी मरी हुई हैं। जीना तो पड़ेगा ही। तुम्हारा भी तो हरा भरा संसार उजड़ गया, अकेले रह गए हो तुम आज। फिर क्या तुम नहीं जी रहे हो? डॉक्टर साहब, आओ तुम चलकर फॉर्म पर दस्तखत कर दो, फिर गुड्डी को अपने घर ले जाओ। चलिए भाई साहब। आओ। डॉक्टर शर्मा, यस सर। अब तक की जो रिपोर्ट है उससे मुझे लगता है कि तुम कामयाबी के बहुत करीब पहुंच रहे हो। कैसेट पे उस रात की भगदड़, मारपीट, बिल्कुल वैसे ही माहौल की आवाजें उसे बार बार सुनाते रहो। कुछ रिस्पांस नजर आए तो वीडियो पर भी वैसे ही सीन उसे दिखाते रहो। मेरे ख्याल से लास्ट स्टेज पे उसके साथ बच्ची रही होगी। उससे क्या होगा सर, ज्यादातर वो बेहोश सी पड़ी रहती है और जब होश में आती है तो मेरी मुन्नी कहकर चीख पड़ती है और फिर बेहोश। तुमको ऐसा लगता है डॉक्टर शर्मा कि वो बेहोश है, पर वो बेहोश नहीं है। क्लिनिकली वो होश में है, उसका सबकॉन्शियस काम कर रहा है। देखो डॉक्टर, अगर ऐसा नहीं होता तो वो कब की कोमा में चली जाती। ये एक मनोवैज्ञानिक केस है। यू मस्ट सी एंड फील हर बिहेवियर वेरी केयरफुली। समझ गए? ठीक है सर, मैं पूरी कोशिश करता हूँ। ओके।
कौन है? मैं हूँ भाई साहब, रूही आपा को देखने। हाँ, अंदर आ जाओ। भाई साहब, ये अंधेरा कैसा? ये आवाजें कुछ तो कहर वाली रात की। हाँ रशीद। सिस्टर, लाइट ऑन करो। यस डॉक्टर। कुछ समझ में नहीं आया ना? हाँ? अरे ये तुम्हारी रूही आपा का इलाज हो रहा है। ये कैसा इलाज? अभी तुम नहीं समझोगे। आजकल बिना दवाओं के भी इलाज होता है। सिस्टर, यस डॉक्टर। ये कैसेट लो, थोड़ी थोड़ी देर में से बजाते रहना। जब कुछ रिस्पॉन्स महसूस करो तो मुझे खबर करना। ओके? ओके डॉक्टर। और रशीद, तुम्हें कॉफी पिला लाएं। जी। गुड्डी कैसी है? बहुत मजे में है, घुल मिल गई है मोहल्ले के बच्चों के साथ। गुड। आओ। जी। डॉक्टर शर्मा, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, मुबारक हो। तुम्हारे पेशेंट की याददाश्त वापस आ गई। देखा, बस वही इलाज काम आया ना। थैंक यू सर। पर अब क्या डॉक्टर? सर, पर अब उसकी हालत देखी नहीं जाती। अपनी बच्ची और पति का गम शायद वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। सेंटिमेंटल होने की कोई जरूरत नहीं डॉक्टर। वक्त इंसान के बड़े से बड़े घाव भर देता है। तुम 2-4 दिन में उसे डिस्चार्ज कर देना। जी। मैं घर जा रहा हूं। अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड केस आए तो मुझे फोन कर देना। ओके सर। गुड नाइट। गुड नाइट। डिस्चार्ज कर देना? पर अब है कौन उसका? कहां जाएगी? किसके पास? भाई साहब, आप अकेले किससे बातें कर रहे हैं? यहाँ तो कोई भी नहीं है। कुछ नहीं रशीद, कुछ नहीं। तुम्हारे लिए खुशखबरी है। जी? तुम्हारी रूही आपा यानी कि श्रीमती आशा की याददाश्त वापस आ गई है। सच? कल 10 महीने बाद वीडियो देखते हुए अचानक नहीं मोहन, अब मत जाओ, मत जाओ। मुन्नी और मुझे छोड़कर मत जाओ। तुमने इतने चक्कर कर लिए, कई लोगों को खतरे की जगह से बाहर छोड़ा है। अब तो तुम्हारी गाड़ी में पेट्रोल भी नहीं है। मोहन, मोहन, मोहन। आप शांत लेटी रहिए। मैं कहाँ हूँ? मैं घबराइए नहीं, अस्पताल में हैं आप। लीजिए ये पानी। थैंक्स। आप तो पढ़ी लिखी हैं। जी, मैं ग्रेजुएट हूँ। मोहन भी ग्रेजुएट है। घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी की। काम की तलाश में हम यहाँ आए। जब यहाँ भी काम नहीं मिला तो उन्होंने ऑटो रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। पर मोहन कहाँ है? और मैं हॉस्पिटल में कैसे? मोहन कहाँ है? बात यह है कि अभी इस बारे में कुछ भी बताना मुश्किल है। आज 10 महीने बाद आपकी याददाश्त वापस आई है। हम कोशिश करेंगे कि आपके पति का पता चल जाए। इतने दिन मेरी मुन्नी कहाँ है डॉक्टर साहब? कहाँ है मेरी मुन्नी? मेरी मुन्नी मेरे साथ थी जब मोहन हमें छोड़कर गया था। कहाँ है मेरी मुन्नी? मुन्नी कहाँ है डॉक्टर साहब? आप चुप क्यों है डॉक्टर साहब? बताते क्यों नहीं? मेरी मुन्नी कहाँ है? आपको तो अब शायद सब कुछ याद आ गया होगा कि उस रात लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। आप भी भागते भागते करीब करीब बेहोशी की हालत में रशीद भाई के दरवाजे पर आकर गिर पड़ी थी। अगर वो आपकी मदद नहीं करते तो आज। मैं पूछ रही हूँ डॉक्टर साहब, मेरी मुन्नी कहाँ है? आशा जी, ये सदमा तो आपको बर्दाश्त करना ही होगा। आप जब बेहोश होकर गिर पड़ी तो कंबल आपके कांधे पर जरूर था, पर मुन्नी नहीं थी। शायद भीड़ में। नहीं डॉक्टर साहब, नहीं, मेरी मुन्नी। आशा जी, अपने आप को संभालिए। मुन्नी।
पता चला भाई साहब? हाँ रशीद, उसका मोहन वही ऑटो ड्राइवर है जिसकी वीरता की चर्चा सब कर रहे हैं। उस कहर की रात जहरीले इलाके से निकालकर लोगों को दूर छोड़ने के लिए उसने कम से कम 20 चक्कर किए होंगे। अपनी बीवी और बच्ची को छोड़ने के बाद वो दोबारा वहां गया। तब तक पेट्रोल खत्म हो गया और फिर वहां ऐसा फंसा कि लौट कर नहीं आ सका। इस शहर में कोई भी इनका अपना नहीं है। ओह, या खुदा, रहम कर, रहम। चलो, तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। चलिए आओ। आशा जी, आशा जी, यह है रशीद भाई जिन्होंने उस रात आपकी जान बचाई थी। नमस्ते। नमस्ते। अरे आप लेटी रहिए ना। रशीद भाई, इंसान जान बचाने वाले का शुक्रिया अदा करता है, पर मैं आपका शुक्रिया अदा नहीं करूंगी, क्योंकि आपने मेरी जान बचाकर एक पाप किया है। ये आप क्या कह रही हैं आशा बहन? क्यों बचाया आपने मुझे? क्यों? मर जाने दिया होता मुझे भी। अब जीकर क्या करूं? मोहन नहीं रहा, मेरी मुन्नी नहीं है। क्यों बचाया? क्यों क्यों बचाया मुझे आपने? आशा जी, आशा जी, अपने को संभालिए। आशा जी, माफ करना रशीद भाई, मैं जज्बात में बह गई थी। नहीं बहन, तुमने ठीक ही कहा। मैं तुम्हारे दर्द को समझता हूँ। ये दर्द तो अब जीवन में परछाई की तरह साथ रहेगा रशीद भाई। इंसान की परछाई ने कभी उसका साथ छोड़ा है? आशा बहन, भाई साहब, मैं आशा बहन को अपने साथ रखना चाहता हूँ। अपने घर में उसे बार बार अपनी बच्ची और मोहन की याद आएगी। रशीद, घर के हर कमरे में तुम्हें भी वो अपने याद आते होंगे। फिर तुम अपने घर में कैसे रह रहे हो? मेरी बात छोड़िए भाई साहब। मर्द तो सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है, पर एक अकेली जवान औरत के लिए इस दुनिया में जीना कितना मुश्किल है, ये तो आप भी जानते हैं। हाँ, तुम्हारा कहना तो ठीक है। अंदर चलकर तुम खुद ही पूछ लो। और हाँ, उन्हें यह भी तो बतलाना है कि कल सरकार की ओर से उन्हें सम्मानित किया जा रहा है उनके पति की वीरता के लिए। जी। आशा बहन जी। तुम मुझे अपना बड़ा भाई मानती हो ना? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? यूं ही। मैं जानती हूँ, बाहर जो बातें आप लोग कर रहे थे मैंने सब सुन ली हैं। हाँ, तो अब तुम्हें मेरे यानी अपने भाई के घर चलना होगा। जरूर चलूंगी रशीद भाई, पर एक शर्त पर। वो क्या? मैं पढ़ी लिखी हूँ, कहीं काम करके अपना गुजारा करूंगी। तुम क्या समझती हो, बहन अपने भाई के लिए बोझ होती है? रशीद भाई, एक बार बहन की डोली घर से विदा करने के बाद वो पराई हो जाती है। पराई नहीं, सिर्फ दूर हो जाती है। पर अब तुम चुप क्यों गए आप? यही कहना चाहते हैं ना कि मैं अब विधवा हूं, तो इसलिए बस मैं... बस बस बहन, आगे कुछ मत कहो। शांत हो जाइए, कृपया शांत हो जाइए।
अब हम आज का ये कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। आदरणीय मंत्री महोदय, देवियों और सज्जनों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज का ये विशेष आयोजन उन्हें सम्मानित करने के लिए किया गया है जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना कर उस रात कई इंसानों को मौत के मुंह से बचाया। आज उन्हें या फिर उनके नजदीकी रिश्तेदारों को वीरता पुरस्कार के साथ ही साथ 2 लाख रुपए भी भेंट दिए जाएंगे। सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती आशा सिंह को। इनके पति श्री मोहन सिंह ने उस रात अपने ऑटो रिक्शा से कई चक्कर लगा लगा कर लोगों की जान बचाई। श्रीमती आशा सिंह। मंत्री महोदय, इस सम्मान को लेने से पहले मैं कुछ शब्द सबके सामने कहना चाहूंगी। हाँ, क्यों नहीं, माइक पर आइए। आज ये तमाशा जो यहां हो रहा है, मैं जानती हूं इससे मेरे स्वर्गवासी पति की आत्मा को बहुत दुख पहुंच रहा होगा। आप उन्हें वीरता के लिए पुरस्कार देना चाहते हैं, मगर मैं पूछती हूं, कैसी वीरता? वीरता का मतलब भी आप जानते हैं? यह कोई वीरता नहीं, ये तो इंसान का फर्ज है। उन्होंने अपना फर्ज निभाया और आज आप उस फर्ज की कीमत चुकाना चाहते हैं। मुझे नहीं चाहिए फर्ज की कीमत। अगर कुछ देना ही है तो उन्हें सजा दीजिए जिन्होंने उस रात अपना फर्ज नहीं निभाया। एक इंसान अपनी जान की परवाह ना कर दूसरों की जान बचाने में लगा था, पर मैंने ऐसे दरिंदे भी देखे जो शायद उस घड़ी का इंतजार कर रहे थे। जिनमें कुछ सांसें बची थीं, उन्हें गला घोंटकर मार रहे थे, लूट रहे थे। क्या सजा देंगे उन्हें आप? आज मेरे पति नहीं रहे, मेरी बच्ची उस रात मेरी गोद से गिरकर भगदड़ में खो गई। अगर वो मर गई हो तो मैं खुश हूं, वरना आज इंसान इतना खुदगर्ज है कि पालेगा तो उसे बेटी की तरह, पर जब वो जवान हो जाएगी तो उसका सौदा करेगा, उसे बेच देगा, और वो इंसान के बनाए हुए किसी कोठे पर बैठकर जिस्म के सौदे में मापी तौली जाएगी। आप अगर मेरे पति को सम्मान देना चाहते हैं तो सजा दो उन्हें जो उस रात की घटना के लिए जिम्मेदार है। सजा दो उन दरिंदों को जो उस रात को अपने किए हुए कारनामों पर क्या कहे लगा रहे थे। मैं माफी चाहती हूँ, मुझे माफ करें मुझे। मुरझाए फूलों का शहर नाटकों की विशेष मासिक श्रृंखला में अभी आप श्री नारायण ग्वालानी का लिखा ये नाटक सुन रहे थे। निर्देशक थे सुदर्शन कुमार, प्रस्तुतिकरण सहायक महफूज हसन। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री श्याम अरोड़ा, राम मैनी, बाकर मुस्तबा, जितेंद्र त्रेहन, सपना सैनी और सुचित्रा गुप्ता। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।